नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ाया था कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस किन्हें कहते हैं। अब कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। तो ये ही हमारा यहाँ पर ये प्रश्न है, इसी को बच्चों आपको हेडिंग बनाना है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अब देखिए, किन्हीं भी दो पदार्थों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ बेस की आवश्यकता पड़ती है, किसी ना किसी आधार की आवश्यकता पड़ती है, और वो आधार रहेंगे यहाँ पर हमारे गुण। तो हमने क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक ये इस तरीके से टेबल बनाई है। उस टेबल में 4 कॉलम यहाँ रखे हैं, पहला क्रम, दूसरा गुण, जिसके आधार पर हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो क्रम संख्या 1, हम उस गुण की बात करेंगे। पहला वह गुण यहाँ पर पढ़ेंगे जिसके आधार पर इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला गुण है आकृति। इसके आधार आकृति देखिए बच्चों, जैसा कि हमने अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा आपको बताई थी, तो आपको याद होगा कि वहां पर हमने 2 चित्र बनाए और उन दोनों चित्रों के आधार पर ही इन दोनों को परिभाषित भी किया था। तो आपको क्या देखने को मिला था कि वहां पर क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति थी उसमें एक निश्चित ज्यामिति बन रही थी। तो इस तत्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित ज्यामिति वाली होती है, अर्थात सीधी भाषा में आप लिखें तो यहाँ लिखेंगे इस वाले कॉलम में, इनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो आप लिखेंगे निश्चित ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति, ये इनकी विशेषता है। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जब हमने अक्रिस्टलीय ठोस का चित्र बनाया था तो उस चित्र में कोई निश्चित ज्यामिति नहीं बन रही थी। तो इसी आधार पर इसके लिए हम कह सकते हैं कि इनमें अनिश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति होती है। एक अंतर तो बेटा ये हो गया आकृति के आधार पर कि इनकी आकृति निश्चित ज्यामिति वाली होती है और इनकी आकृति अनिश्चित ज्यामिति वाली होती है। दूसरा जो गुण है जो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेगा वो है बेटा गलना। गलना, क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है, यानी आप यहां पर लिखेंगे कि इनका गलनांक निश्चित होता है। तो आप सीधा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं निश्चित है साहब। जैसे फॉर एग्जांपल चीनी, सूत्र आपको मालूम है इसका, चीनी को जब हम गलाते हैं तो उसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है जो है 459 केल्विन, 459 केल्विन, ये फिक्स होता है। 458 केल्विन पर भी एक निश्चित वे में चीनी मेल्ट नहीं हो पाएगी और इससे ज्यादा ताप की भी आवश्यकता नहीं थी, ये टेम्परेचर फिक्स होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चीनी का जो गलनांक है वो निश्चित है और चीनी यहाँ पर क्या है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसी प्रकार हम अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक जो है वो अनिश्चित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रबर का बच्चों जो गलनांक पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, उसकी एक रेंज होती है, ताप की एक रेंज होती है जो होती है 260 डिग्री सेल्सियस से 310 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कोई फिक्स ताप नहीं है, निश्चित नहीं, एक रेंज है उस ताप की कि इस ताप पर कहीं भी रबर जो है वो पिघल सकता है। अब चूंकि रबर अक्रिस्टलीय है तो इस आधार पर हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है। इसी प्रकार कणों की परास, कणों की परास, कणों की परास को हम पहले एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक आप केवल समझाने के लिए चित्र ये बना रहा हूं। ये अभी कण है मान लो ठोस पदार्थ की, और इनकी कुछ ऐसी व्यवस्था है
ये दूसरे प्रकार के अवयवीकरण है, कल भी ये बनाए थे, डार्क वाले अवयवीकरण है। और एक चित्र मैंने इस तरीके से ये बना दिया यहां पर, ये डार्क वाले का। इन दोनों, और मैंने कहा ये दोनों ही ठोस पदार्थों के चित्र हैं। तो अब इन दोनों चित्रों में हमें क्या अंतर स्पष्ट हो रहा है कि इस वाले चित्र में जो कण एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हैं वो लंब यानी अधिक दूरी तक व्यवस्थित हैं। एक अधिक दूरी के बाद क्रम चेंज हुआ, मान लो एक क्रम हम ये मान लेते हैं, अब यहां से आगे ये क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हुआ, क्रम चेंज हुआ, और यहाँ पर भी ये क्रम चेंज हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर एक लंबी दूरी के बाद क्रम चेंज हुआ है और इसमें कम दूरी के बाद क्रम चेंज हो रहा है। देखो ये, तो इस आधार पर हम इसको कहेंगे कि ये जो दूरी है ये कह सकते हैं हम कि कणों की परास को व्यक्त कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो दूरी है ये अधिक है, तो इसको दीर्घ परास कह सकते हैं, दीर्घ परास, कणों की दीर्घ परास, और यह कणों की लघु परास, लघु परास। तो सीधे शब्दों में यदि हम, आप इससे उदाहरण से समझ ही गए होंगे कि मामला क्या है कणों की परास का। यदि एक लंबी दूरी के बाद कणों का क्रम चेंज होता है तो उसको हम दीर्घ परासी कहते हैं, और कम दूरी के बाद ही कणों का क्रम चेंज हो जाता है, उनकी व्यवस्था चेंज हो जाती है, तो हम उसको लघु परासी कहते हैं। तो सीधा अर्थ हुआ, अब मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। तो कणों की परास क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की जो परास होती है वो दीर्घ होती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये दीर्घ परासी होते हैं। तो आप सीधे सीधे शब्दों में लिखेंगे ये दीर्घ परासी होते हैं, और ये वाले लघु परासी, लघु परासी होते हैं। इसी प्रकार चौथा जो पॉइंट है वो है शीतलन वक्र, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र कौन सा वक्र होगा, जिसको हमने किसी पदार्थ को ठंडा करने के लिए इन्हीं दो कारकों के बीच में खींचा होगा, उस वक्र को हम कहेंगे शीतलन वक्र। तो किसी पदार्थ को ठंडा करना है, तो ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ताप में कमी करेंगे। अब ताप में कमी कितने समय तक की जा रही है ये बात भी निर्भर करेगी। यानी शीतलन वक्र जो दो कारकों के बीच में खींचा जाएगा, एक ताप और दूसरा कारक रहेगा समय। तो हमने यहाँ पर ताप प्रदर्शित कर दिया, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, और यहाँ इस अक्ष पर हमने समय को रिप्रेजेंट कर दिया। इन्हीं दो कारकों के बीच में इनके लिए भी वक्र खींचा जाएगा। ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, यहाँ हमने ताप को प्रदर्शित किया, यहाँ हमने समय को प्रदर्शित किया। तो बेटा जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उनके लिए जब हम इन दोनों कारकों के मध्य में कोई वक्र बनाते हैं तो उनकी व्यवस्था कुछ ऐसी निकल के आती है। ध्यान दें, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट जहां से शीतलन क्रिया हमने स्टार्ट की है, ये वो पॉइंट है जहां पर शीतलन क्रिया समाप्त हो गई। तो इसको हमने नाम दे दिया बिंदु ए और इसको नाम दे दिया बिंदु बी। इसी प्रकार इनके लिए जो शीतलन वक्र प्राप्त होता है वो कुछ इस स्थिति में प्राप्त होता है। मान लो शीतलन आरंभन यहां से होता है इस पॉइंट से, और शीतलन क्रिया का जो समापन है वो इस पॉइंट पर होता है। तो अब इन दोनों वक्रों में आपको एक अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो व्यवस्था है ये एक रेगुलर व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि इन दोनों पॉइंटों में कोई अंतर यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई रेगुलर चेंज नहीं है। यानी ताप का पॉइंट यहाँ था, वही जितने समय पर ताप इतना था यहाँ पर T1 पर, इतना ताप में मान लो ये समय T1 और ये ताप हो गया, कोई भी रेंज है ताप की, तो वही ताप इस समय T2 पर भी है। तो यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो एक नियमित रूप से यहाँ परिवर्तन देखा गया है। तो इस वक्र को हम कहेंगे यह असतत वक्र बनाता है और यह सतत वक्र बनाता है। यानी समय जैसे जैसे समय बढ़ रहा है
वैसे वैसे ताप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मान लो इस समय पर ताप इतना है, तो जैसे आप समय वाले अक्ष की ओर बढ़ेंगे ताप में कमी आ रही है, और वो कमी एक लगातार वेव है, रेगुलर वेव है, तो इसको हम कहेंगे। इसी आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जब हम क्रिस्टलीय ठोसों के लिए शीतलन वक्र बनाते हैं, खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो वक्र असतत फॉर्म में आता है, और एकशीय ठोसों के लिए शीतलन वक्र सतत फॉर्म में आता है। तो हम इसके आधार पर इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो आपका गुण है जो क्रिस्टलीय एवं एकशीय ठोस में अंतर स्पष्ट कर सकता है, वो है अगला नंबर 5। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया और लिया हुआ है इसको। बच्चों आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियो में, जो आप देख पा रहे हैं, इसको साथ साथ आपको फेयर भी करना है, यानी फेयर कॉपी तैयार करनी है और रेगुलर उसको अपना रेडी करना है। तो नंबर 5, पांचवा हम उसको अंतिम बिंदु भी कह सकते हैं कि इनके द्वारा ही हम क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बता सकते हैं, जो हमारा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो नंबर 5 वो है दैशिकता। ये शब्द आपके लिए नया है, दैशिकता। अभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक। और जो एकशीय ठोस पदार्थ है ये समदैशिक। तो जस्ट अभी आप केवल इतना समझिए कि यदि आपसे क्रिस्टलीय एवं एकशीय ठोसों में अंतर पूछा जाता है तो इन 5 गुणों के आधार पर अब आप लोग इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो टारगेट है मूल रूप से कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं और एकशीय ठोस समदैशिक होते हैं। ये प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है 1 नंबर कि आप कैसे कहेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। यही हमारा अगला टॉपिक भी रहेगा।